welcome to the third part of the chapter resource development, and in this part we are going to learn about the land resources, land utilization, land use pattern, and then we will go with the land degradation and the conservation measures. So coming to the first, that is the land resources. Dear students, always try to understand the concept so easily that it will not make or give you a stress while remembering it. So that's why my class, I have thought in making my class in such a way, such systematical way, so that it will be easy for you to understand each and every portion of the chapter very clearly. तो अभी ये जो land resource है, लैंड क्यों एक रिसोर्स है, मेरा पहला सवाल ये है कि हमें ये जानना चाहिए एक लैंड हमारे लिए रिसोर्स कैसे है और क्यों है। उसके पहले ये वाला इमेज को थोड़ा देख लेते हैं। इसमें आप देखो, लैंड हम जो बोलते हैं वो लैंड 3 भाग में डिवाइड है, एक है प्लेन, एक है माउंटेन, एक है प्लेट्यू। मैक्सिमम पार्ट है आपका प्लेन्स जो कि 43% है। उसके बाद नेक्स्ट वाला कैटेगरी आपका आ जाएगा माउंटेन, वो है पिंक कलर में है, वो है 30%, और नेक्स्ट वाला है प्लेटो, वो है 27%। सो इंडिया का जो लैंड है उसको हम ये पाई चार्ट में डिवाइड कर दिए। तो इंडिया में ज़्यादा कौन सा है, प्लेन एरिया, जो कि 43%। आपको इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो ये आपको याद रखना है। सो अभी चलो ये सवाल का आंसर देते हैं, लैंड एक रिसोर्स कैसे है। डियर फ्रेंड्स, लैंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों है बोलो, क्योंकि अगर लैंड नहीं होता तो आपकी कोई भी टैलेंट का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ह्यूमन बींग्स आर वेरी टैलेंटेड, ह्यूमन बींग्स आर हैविंग देयर स्किल्स, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, नॉलेज, पर वो सब का फ़ायदा कैसे होता, वो सब आप कैसे दिखा पाते अगर आपके सामने लैंड ही नहीं होते। बिकॉज द लैंड इज़ द प्लेस वेयर ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट टेक्स प्लेस। सो I can write it in such a way that you can see the land is a place where all the human activities takes place, and for that the land is a natural resources of very utmost importance. It supports the natural vegetation, the wildlife, the human life, the economic activities, transport and communication systems. The land is present in limited size, so वी मस्ट यूज़ देम इफेक्टिवली। आपके पास लैंड ऐसा नहीं कि पूरा प्लेंटीली अवेलेबल है, तुम खुद जानते हो ओनली 29% ऑफ द अर्थ इज लैंड एंड रिमेनिंग 71%, 70 पॉइंट समथिंग इट इज़ योर वाटर। अब जितना आपके पास लैंड है उसी को आपको यूटिलाइज करना है। कैसे करोगे, इफेक्टिवली कैसे करोगे, वो आप पे डिपेंड करता है, आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। तो चलो अभी पढ़ते हैं। सो we live on land, we perform our economic activity on the land and we use it in different ways. बहुत सारे पर्पस के लिए हम इसे यूटिलाइज करते हैं। Thus land is a natural resource of utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, all these things. However, land is an asset of finite magnitude. Finite means it's not infinite, it's finite, it's limited. जो तुम्हारे पास है अगर उसको तुम प्रॉपरली यूज़ नहीं करोगे तो वो लिमिटेशन आ जाएगा सामने, लैंड डिग्रेड हो जाएगा, और लैंड एक बार डिग्रेड हो जाता है तो वो आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। सो देयरफॉर इट इज़ द इम्पोर्टेंस टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पजेस विथ केयरफुल प्लानिंग। यू कैन नॉट यूज़ द लैंड विदाउट एनी थॉट, यू हैव टू थिंक एंड देन यू हैव टू यूज़। ओके, Next is that India has land under variety of relief features. Mountain, plateau, plain that we have already covered. Islands too. About 43% of land are plain. It provide facilities for agriculture and industry. तुम सोचो इंडस्ट्री प्लेन एरिया में क्यों बनेगा, एग्रीकल्चर प्लेन एरिया में होना चाहिए, क्योंकि प्लेन एरिया में नहीं होगा तो फर्टाइल तो वो एरिया होते, तो इसीलिए एग्रीकल्चर प्लेन एरिया में होना चाहिए। तो सारे प्लेन एरिया को अगर हम एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर देंगे तो अच्छा होगा, इतने सारे पॉपुलेशन है उनका खाना आराम से मिल जाएगा। नो, इंडस्ट्री को भी प्लेन एरिया में ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप इंडस्ट्री, इतना बड़ा इंडस्ट्री को कैसे माउंटेन के ऊपर बना दोगे, बना सकते हो नहीं, प्लेट्यू के ऊपर बना सकते हो, वो भी नहीं कर सकते। सो इंडस्ट्री को भी प्लेन एरिया के ऊपर ही बनना पड़ेगा। नेक्स्ट,
Mountains account 30% of the total surface area of the country and ensure perennial flow of some rivers. Provide facility for tourism and ecological aspect. आपके जो माउंटेन्स है, हिमालयन माउंटेन्स हो गया, वेस्टर्न घाट्स हो गए, ऑल दिस माउंटेन्स आर द प्लेसेस वेयर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सीनिक ब्यूटीज, big rivers. Next, the waterfalls. All these waterfalls and the rivers, these are the scenic beauties which attract the tourists from different parts of the country and world to visit them. And that is also how we can go further. We can earn a lot of what? Economic benefit from these areas. So next one is 27% of the area of the country is a plateau region, and this plateau region is very necessary for us because they are the storehouse of the minerals, fossil fuels and the forest. बिना मिनरल्स का तो आप सोच भी नहीं सकते भारत का डेवलपमेंट के बारे में. जितने सारे मिनरल्स, आयरन, बॉक्साइट, मैंगनीज, then your copper, then your lithium, a lot of minerals are there. All these minerals are helping us to develop. Coal, natural gas, petroleum, these are helping us to run our transportation and communication system and also provide us electricity. So we cannot imagine our life without these minerals and without these plateaus. So plateaus are the storehouse of the minerals. So now coming to the next part, land utilization. What is land utilization? What you understand by land utilization? लैंड को कैसे यूटिलाइज करते हैं, वो हो गया आपका लैंड यूटिलाइजेशन. तो लैंड को आप कैसे कैसे यूटिलाइज करते हो, यहाँ पे 6 कैटेगरीज दिया हुआ है. तो क्या है ये 6 कैटेगरीज, चलो देखते हैं. तो पहला वाला है फॉरेस्ट. सबसे पहले तो लैंड अंडर फॉरेस्ट. बहुत पहले फॉरेस्ट ही हुआ करता था लैंड में, तो इसीलिए पहला कैटेगरी ये हो गया फॉरेस्ट. हम लोग फॉरेस्ट को काट के विभिन्न काम में लैंड को यूटिलाइज करते रहे. तो पहला आपका आएगा फॉरेस्ट. फिर सेकंड में लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. जो लैंड कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो किसके लिए अवेलेबल है? अगर वो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है तो इट इज़ अवेलेबल फॉर व्हाट? इट इज़ अवेलेबल एज द फर्स्ट वन इज मे बी द लैंड इज़ अ बैरन लैंड, इसीलिए वहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते. सो बैरन लैंड या फिर वेस्ट लैंड, मतलब वो लैंड का फर्टिलिटी नहीं है. आप डस्टबिन जहाँ पे फेंकते हो, जिस जगह पे आप लोग डस्टबिन फेंकते हो, आपके जगह में, आपकी लोकेलिटी में डस्टबिन फेंकने के लिए जगह होगा, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे और भी बहुत सारी जगह होगी जहाँ पे हम लोग खुद से उसको डस्टबिन बना दिए है वो जगहों को. तो वैसे जगह तो बैरन हो जाते, फर्टिलिटी तो उन पर रहता नहीं है. तो वो सारी जगह क्या होंगे? बैरन और वेस्टलैंड की कैटेगरी में आ जाएंगे. ये है आपका सेकेंड कैटेगरी. फिर है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, मतलब बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, फैक्ट्री हो गया. जहाँ पे एक बार बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्री बन जाते हैं वहाँ पे आप और कुछ नहीं बना सकते. अभी यहाँ पे एक बड़ा सा बिल्डिंग है, उसको हम तोड़ देंगे और वहाँ पे क्या एग्रीकल्चर कर सकते हो? नहीं. ऑल द एग्रीकल्चरल लैंड्स कैन बी कन्वर्टेड एज बिल्डिंग्स, बट द बिल्डिंग्स कैन नेवर बी कन्वर्टेड एज एग्रीकल्चरल लैंड वंस अगेन. सो नाउ द थर्ड वन, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड. ये तो अनकल्टिवेटेड है, ये दोनों कैटेगरी. इसके साथ साथ और भी कुछ अनकल्टिवेटेड लैंड है. वो क्या है? एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड. फैलो लैंड क्या है? यहाँ पे आपको दिया गया है, आप इसको पढ़ोगे. तो अभी ये 3 में पहले पढ़ लेते हैं. तो फैलो लैंड को छोड़ने के बाद भी और 3 कैटेगरी के लैंड है जो क्या है? अनकल्टिवेटेड है. सो फर्स्ट है परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड. परमानेंटली कुछ लैंड को एनिमल्स की ग्रेजिंग के लिए छोड़ दिया जाता है, तो वो होते हैं आपके परमानेंटली पैस्चर और ग्रेजिंग लैंड. नेक्स्ट कैटेगरी लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स. तुम कभी भी अगर कहीं पे दूर ट्रैवल कर रहे हो, रास्ते में से बहुत सारी जगह मिलेंगे जहाँ पे कुछ भी ट्री बढ़ रहे हैं. वो जो कुछ भी वाले ट्री है, अगर वहाँ पे वो कुछ भी ट्री नहीं बढ़ के ऑक्सीजन वाले ट्री होते, द ट्रीज विच गिव अस अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, वैसे ट्री बनाए जाते हैं, वैसे ट्री को वहाँ पे प्लांट किया जाता है, तो सबके लिए अच्छा होता. अभी प्रेजेंट का सिचुएशन को देख के मैं बता रही हूँ, वरना नॉर्मल सिचुएशन भी नॉर्मल सा प्लांट बढ़े और उसके जगह पे कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हम लगा दें तो कौन सा बेटर है? ऑब्वियसली जो मेडिसिनल प्लांट है. सो नेक्स्ट कल्चरेबल वेस्ट लैंड. ऐसे बहुत सारे लैंड है, बहुत सारे एग्रीकल्चरल लैंड है जो सालों भर तक ऐसे ही खाली रहता है, उसको कोई कल्टीवेशन नहीं करता है. कैसे कल्टीवेशन करेंगे? हम लोग तो शहर में रहते हैं और हमारे जो पूर्वजों ने इतने सारे लैंड रख के गए हैं, वो लैंड में कल्टीवेशन कौन करेगा? हम तो यहाँ पे जॉब करेंगे. तो वैसे लैंड्स को गांव में कुछ लोग शेयर में लेके करते हैं.
जितना वो करते हैं बाकी लैंड तो ऐसे ही खाली पड़ता है। तो वैसे जो लैंड्स 5 साल से ज़्यादा कल्टीवेशन नहीं हुए हो, एग्रीकल्चरल लैंड्स विच आर नॉट कल्टिवेटेड मोर देन 5 years आर कमिंग अंडर द कल्चरेबल वेस्ट लैंड। नेक्स्ट है आपका फैलो लैंड। अभी यहाँ पे आपने फैलो लैंड पढ़ा था ना, और एक्सक्लूडिंग द फैलो लैंड। तो ये फैलो लैंड क्या है? फैलो लैंड्स आर द एग्रीकल्चरल लैंड जहाँ पे एग्रीकल्चर हुआ करता है और होता है। सो पहले में क्या आएगा? करेंट फैलो, मतलब लास्ट साल वहाँ पे एग्रीकल्चर हुआ था, लेकिन एक साल इस साल हुआ नहीं है, अगले साल हो सकता है, तो इस साल के लिए वो करेंट फैलो में आ जाएगा। मे बी ऐसा क्यों होता है? फार्मर्स के पास पैसे नहीं होते इतने सारे। मे बी एक फार्मर्स के पास 20 फील्ड है, लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं हुआ इस साल, तो उसने क्या किया, 15 फील्ड में 15 फील्ड्स ही डिड द एग्रीकल्चर, बाकी 5 फील्ड को वैसे ही छोड़ दिया। अगर पैसा होगा, इस साल उसको प्रॉफिट होगा, तो अगले साल वो 20 फील्ड में एग्रीकल्चर करेगा। सो वो जो 5 है वो आएंगे आपके करेंट फैलो लैंड। नेक्स्ट, अदर देन करेंट फैलो, यहाँ पे कल्चरेबल वेस्ट लैंड में मोर देन 5 है, यहाँ पे करेंट फैलो में ओनली 1, लेस देन 1, और जो मोर देन 1 लेस देन 5 है वो किस में आएंगे? वो आपके आएंगे अदर देन द फैलो, अदर देन करेंट फैलो, मतलब नॉट अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड, नॉट करेंट फैलो, बीचों बीच वाले जगह है अदर देन करेंट फैलो। और लास्ट वाला जो आपका लैंड यूटिलाइजेशन है वो है एग्रीकल्चर। नेट सोन एरिया, टोटल में आप कितने एरिया में कल्टीवेशन करते हो वो है आपका नेट सोन एरिया। सो एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। मतलब क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। सपोज आपके पास 50 यूनिट्स ऑफ लैंड है, ये जो 50 यूनिट्स ऑफ लैंड है इसको आप कल्टीवेशन करते हो। कल्टीवेशन में क्या हुआ, इतना एरिया, ये जो एरिया है इसको आप डबल कल्टीवेशन करते हो। डबल कल्टीवेशन मतलब ये वाले एरिया में ये जो एरिया टोटल एरिया ये है 50, लेकिन ये जो 25% एरिया हुआ, ये 25% एरिया को आप डबल कल्टीवेशन करते हो, साल में 2 बार कल्टीवेशन करते हो, तो ये लैंड का वैल्यू तो 2 बार ऐड होना चाहिए ना। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो है वो वही है। ग्रॉस क्रॉप मतलब नेट सोन एरिया मतलब 50, ये जो 25 है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 50 + 25, तो हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बन जाएगा कितना, 75। लेकिन हमारा नेट सोन एरिया कितना बनेगा? नेट सोन एरिया जो होता है वो होगा आपका 50। समझ में आया? सो नेट सोन एरिया है 50, लेकिन वही नेट सोन एरिया को उसमें से 25 लैंड को डबल कल्टीवेशन किया गया, तो 50 + 25, ये 25 दिखेगा नहीं क्योंकि ये 25 वही उन्हीं में से ही है। सो आपको ये समझ में आ गया होगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है। ओके, सो नेक्स्ट, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। व्हाट इज द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया? आप लैंड को कैसे यूज करते हो वो है लैंड यूज। तो इंडिया में कैसे यूज करते हो? ऐसा है कि हर जगह में अलग अलग? हाँ, हर जगह में लैंड यूज का पैटर्न अलग होता है। तो इंडिया में भी लैंड यूज का पैटर्न अलग है। क्या है इंडिया में लैंड यूज का पैटर्न? इंडिया में लैंड यूज के पैटर्न में पहला आएगा आपका फिजिकल फैक्टर। हर एक जगह पे ये आपको मिल जाएगा, फिजिकल फैक्टर। नेक्स्ट वन इज योर ह्यूमन फैक्टर। सो फिजिकल फैक्टर में क्या आएगा? फिजिकल फैक्टर में आपका आएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप्स। टोपोग्राफी, टॉप ऑन द ग्राफ, ग्राफ में टॉप के ऊपर जो ग्राफ है उसको कहा जाता है टोपोग्राफी। सो यहाँ पे टोपोग्राफी में क्या आएगा? यहाँ पे टोपोग्राफी में ये आएगा प्लेन, प्लेट्यू, माउंटेन। जो ग्राफ का कंडीशन है उसमें आप देख सकते हो कहीं पे ऊपर कहीं पे नीचे, वो है आपका ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है माउंटेन में ऊपर हो जाते हैं, प्लेट्यू में थोड़ा नीचे, प्लेन में पूरा नीचे हो जाते हैं। सो टोपोग्राफी भी डिपेंड करता है। अगर माउंटेन है तो वहाँ पे नेट सोन एरिया कम होगा। यहाँ पे आपने लैंड यूज पैटर्न देखा ना, ये लैंड यूज डिपेंड करता है टोपोग्राफी पे। माउंटेन है तो अलग होगा, प्लेन होगा तो अलग होगा, प्लेट्यू होगा तो अलग होगा। अगर ये प्लेन है तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा?
अगर ये प्लेन एरिया होगा तो वहाँ पे आपको यू कैन सी ज़्यादा नेट सोन एरिया और ज़्यादा हैबिटेशनल साइट। नेक्स्ट वन है क्लाइमेट। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है या बहुत कम टेम्परेचर है, वैसे एरिया में क्या होगा, वैसे एरिया में आपको मिलेगा पॉपुलेशन कम है। अगर कंडीशन अच्छे नहीं है तो पॉपुलेशन भी कम होंगे, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं हो सकते। नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन यू विल फाइंड दैट द सॉइल टाइप। किसी जगह का सॉइल टाइप अगर फर्टाइल नहीं है तो वहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होगा, वहाँ पे ज़्यादा अनकल्चर, वहाँ पे ज़्यादा आपको इंडस्ट्री मिलेंगे, ज़्यादा हैबिटेशनल साइट मिलेंगे। एक एग्रीकल्चरल लैंड है लेकिन वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, तो वहाँ पे हम क्यों देखेंगे एग्रीकल्चरल साइट? वहाँ पे तो आपको नॉर्मली बिल्डिंग्स मिलेंगे, वहाँ पे एग्रीकल्चरल साइट नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो ये टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप आर द फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स विच अफेक्ट द लैंड यूज। नेक्स्ट वन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, ये है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी, आप देख सकते हो पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन। किसी भी जगह पे अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे अर्बन सेंटर हो जाएगा। भुवनेश्वर का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, भोपाल का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दिल्ली का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स, लैंड which is not under agricultural use, which is not under forest, but it is the category of land not available for cultivation. Okay, next one is your technological capability. You can see below the road the metro stations are there, above the land it is the road, and above it you have the flyovers. That is the technological capability of the human beings who is able to utilize the land for 3 different purposes, ठीक है। तो ये होगा आपका टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी के वजह से एक लैंड, वन लैंड इज यूटिलाइज एज 3 लैंड्स। ओके, द वैल्यू ऑफ वन लैंड इज यूटिलाइज थ्राइस, एक ही जगह को आप 3 बार यूटिलाइज कर पा रहे हो। सो लास्ट वाला क्या है, कल्चर एंड ट्रेडिशन। कल्चर एंड ट्रेडिशन में क्या आता है, बहुत सारे टेम्पल्स है, बहुत सारे जो जैसे कि वैष्णो देवी इन इंडिया, यू विल सी वैष्णो देवी का जो जगह है वो एरिया सिर्फ और सिर्फ वैष्णो देवी माता के लिए ही डेवलप किया गया है। एक माउंटेनियस एरिया है, वहाँ पे अगर नॉर्मल माउंटेनियस एरिया को देखोगे तो वहाँ पे कोई पॉपुलेशन रहता भी नहीं, लेकिन दैट इज़ अ वेरी बिग सिटी with a huge population and all the basic facilities available. 5-star hotels are available too. So this is the culture and tradition of a place which also influence the land utilization of that area. Now you all can see in this page, it is showing you that is what it is showing you the land use pattern of India. It is in this pie chart is showing for 1960-61 and this pie chart is showing for 2014 and 15. You may have the updated record in your book if your book is the updated one. My book is of 2015 edition, so I can show you 2015 edition pie chart. So let us come to this explanation what is written over here. Sometime you may get question from this pie chart, that is you can see here this blue color, it is 18.11 percentage, whereas it has increased to 23.3%. Let us see what is it. This blue color is showing forest. So the forest category was 18.11% in 1960-61, which has increased to 23.3% in the year 2014 and 15. Okay, so like this you all can make a list of the categories which has increased or which has decreased. Let us come to the next category. You all can see this is a remarkable change in the red color. So this is 18.11, it has become 5.5%. So what is there in the red color? The red color is barren and unculturable wasteland. So dear friends, you see 1960-61 development was less, that is why the barren lands were more, but in 2014-15 the development has become more. As a result, the barren land are decreased. The barren lands are utilized for some constructive work or maybe some buildings, some habitational sites has been made up of in those areas. That is why the barren area is decreased to 5.5, because those areas were converted as different
constructional site, mining areas, maybe the habitational sites it has become, maybe the roads and malls has come up in this place. So the barren lands and unculturable wastelands has been utilized by the year 2014 and 15. So you have to make a list ki which particular categories has decreased, which particular categories has increased, and why. Okay, you can give me your comment in the comment box, so where you have a doubt, so that I can clarify that. आपको अगर किसी भी जगह पे डाउट है कि ये क्यों घट गया है, ये वाला कैटेगरी क्यों बढ़ गया है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं आपकी डाउट को क्लियर कर सकती हूँ. तो चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे. द टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज़ व्हाट? The total geographical area in India is 3.28 million square kilometer. The land use data, as per the land use data, if we go तो देखोगे however is available only for 93%. मतलब इंडिया का जो आपका, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे 100% लैंड का लैंड यूज पैटर्न हमारे पास नहीं है. हमारे पास कितना है? हमारे पास सिर्फ 93% लैंड का कैटेगरीज हमारे पास है. 93% ऑफ लैंड का यूटिलाइजेशन हमारे पास है. बाकी जो 7% है मिसिंग क्यों है? सो लेट अस गो टू दैट. ये जो 7% मिसिंग है, ये है कौन से एरिया में? देखो, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम हैज नॉट बीन डन फुल्ली. मतलब सिर्फ आसाम का लैंड यूज पैटर्न हमारे पास है, बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लैंड यूज पैटर्न हमारे पास नहीं है. क्यों नहीं है? आप सबको पता होगा, नॉर्थ ईस्ट के साथ as they are having the boundary with different foreign countries, म्यांमार है, चाइना है, बांग्लादेश है, तो वहाँ पे बहुत टाइम डिस्प्यूट चलता है, जिसके वजह से हम उस जगह का लैंड यूज पैटर्न प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल डिस्प्यूट. ये बारे में आप यू कैन आस्क योर हिस्ट्री टीचर फॉर बेटर knowledge regarding this. So moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed. जम्मू एंड कश्मीर में भी बहुत सारी जगह आपको पता है, पाक अधिकृत कश्मीर, चीन अधिकृत कश्मीर जो एरिया है, वहाँ पे हम लोग स्टडी नहीं कर पाते. भले ही वो हमारा ही कश्मीर है, भले ही वो हमारा ही इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन हम वहाँ पे स्टडी नहीं कर पाते बिकॉज वहाँ पे ज़बरदस्ती से चाइना और पाकिस्तान अपना कंट्रोल वहाँ पे रखे हैं. तो नेक्स्ट क्या है? एक्टिविटी. ये एक्टिविटी आपको करना है. जैसे कि क्या दिया है एक्टिविटी, हमेशा याद रखना, जो भी एक्टिविटीज़ बुक में देता है वो एक्टिविटीज़ आप करोगे तो आपको अपने टेक्स्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. तो यहाँ पे क्या एक्टिविटी दिया है? ट्राई टू डू अ कंपेरिजन बिटवीन द टू पाई चार्ट दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. आप ये दोनों में कंपेरिजन करोगे, किस में इंक्रीज हुआ है, किस में डिक्रीज हुआ है, दैट यू कैन स्टडी. सो गिवन फॉर द लैंड यूज एंड फाइंड आउट व्हाई द नेट जोन एरिया एंड the land under forest has been changed from 1960 to 61. yes, so you can see यहाँ पे forest का एरिया घट गया है, यहाँ पे जितना था वहाँ से वो बढ़ गया है यहाँ पे. और नेट जोन एरिया कहाँ पे? नेट जोन एरिया, वेयर इज द नेट जोन एरिया? नेट जोन एरिया इज द ग्रीन वन. it was 46.26, it has become 45.5. that means there is no such remarkable change in the net zone area, whereas the forest has been increased. डियर फ्रेंड्स, अब देखो फॉरेस्ट इसलिए इंक्रीज किया है, यहाँ पे आप उसका आंसर मिलेगा आपको, ये जो जगह है वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा. चलिए देखते हैं क्यों ज़्यादा चेंजेस हमको नहीं मिला है. सो अब देखो, द लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज. परमानेंट पैस्चर लैंड मतलब वो लैंड सिर्फ ग्रेजिंग के काम के लिए यूज़ होगा. वो क्यों डिक्रीज हुआ है? जो जगह पे ग्रेजिंग लैंड हुआ करता था वो लैंड अभी कन्वर्ट होके बिल्डिंग्स बन जा रहे. आप देख सकते हो, आप जहाँ पे जिस लोकेलिटी में आप अभी रहते हो, आप वहाँ पे स्टडी करना. 5 साल पहले क्या वो लोकेलिटी वैसे ही था? जो एरिया एग्रीकल्चरल लैंड हुआ करता था, जो एरिया में कोई रहते ही नहीं थे, वो उस जगह पे भी आज एक अपार्टमेंट खड़ा हो गया होगा. सो ये जो है यही चीज़ को दिखाता है. बहुत सारी जगह पे परमानेंट पैस्चर लैंड हैज़ बीन कन्वर्टेड एज द बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शनल साइट्स, हैबिटेशनल साइट्स. दैट्स वाई हमारा ये जो परमानेंट पैस्चर लैंड है वो डिक्रीज हो गया. और क्या हुआ है? हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पैस्चर लैंड एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट? बहुत ही अच्छा सवाल है यहाँ पे. पैस्चर लैंड क्या है? ग्रेजिंग लैंड है, जहाँ पे हमारे एनिमल्स खाते हैं या फिर वहाँ पे हम उनके लिए कुछ उगाते हैं जो वो खाते हैं एनिमल्स. अभी हम पैस्चर लैंड को हटा के बिल्डिंग बना दिए, तो इसका मतलब क्या है? हमारे जो एनिमल्स है वो खाना खाना छोड़ दिए या फिर एनिमल्स का पॉपुलेशन घट गया? उनका पॉपुलेशन तो घटा नहीं होगा,
उनका पॉपुलेशन घटा नहीं होगा या फिर वो खाना भी बंद नहीं किए होंगे, तो फिर उनकी जिस जगह पे वो खाते थे अगर वो जगह कन्वर्टेड हो गए हैं तो वह वो लोग खाते क्या है? वेरी सिंपल, आप देख सकते हो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे ही स्ट्रीट में घूमते रहते हैं, स्ट्रीट कैटल। आप देख सकते हो आपकी लोकेलिटी में ऐसे बहुत सारे कैटल है जो घूमते रहते हैं, इधर उधर से खाना खाते रहते हैं, वो भी उसका एक आंसर है। दूसरा क्या है, हम कॉमर्शियलाइज कर दिए हैं कैटल का जो ग्रेजिंग लैंड नहीं है, इसलिए हम कैटल का जो फूड जो वट एवर फूड द कैटल यूज टू टेक वी हैव कॉमर्शियलाइज दैट, हम उसको कॉमर्शियलाइज करके उगाते हैं एंड वी सेल देम सो दैट दे गेट ए प्रॉपर फूड। ओके, सो नेक्स्ट यू कैन सी हियर most of the other than the current fallow lands are either of poor quality or the cost of cultivation of such land is very high. Dear friends, आप लोग क्लास 9th में विलेज पालमपुर पढ़े होंगे, उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि जो जगह पे आप एक लैंड में आप जितना पेस्टिसाइड इस साल देते हो अगले साल उसी लैंड से लास्ट ईयर में जितना प्रोडक्शन आपको मिला था उतना प्रोडक्शन पाने के लिए आपको डबल पेस्टिसाइड या फिर ज़्यादा पेस्टिसाइड देना होगा। क्यों? क्योंकि लैंड का क्वालिटी डिग्रेड कर गया है। सो यहाँ पे भी वही चीज़ है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ज़्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि आप नेचुरल मैन्योर के जगह केमिकल्स यूज़ करते हो, केमिकल्स और पेस्टिसाइड की वजह से लैंड का क्वालिटी डिग्रेड करता है। एज ए रिजल्ट वो लैंड और ज़्यादा पेस्टिसाइड रिक्वायर करता है उतना ही प्रोडक्शन लाने के लिए, और ये लीड करता है लैंड डिग्रेडेशन, जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो hence these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years, and these are included in the net sown area when the percentage of net sown area in India comes to about 54% of the total reporting area। मतलब क्या है? There are some land unculturable wasteland, current fallow land जो है, मतलब there are some land which are not cultivated every year, 2 साल में एक बार cultivated होता है। क्यों? क्योंकि most of us we are staying in the city, then who will cultivate? There is no one to cultivate that. So वहाँ पे क्या होता है, जब आपको शेयर में मिल जाते हैं फार्मर्स, वो लोग आपके फील्ड में कल्टीवेशन करते हैं, अगर नहीं मिलेंगे तो वो लैंड वैसे ही ब्लैंक रहेगा। तो वैसे बहुत सारे लैंड है जो हर साल कल्टीवेशन नहीं होता है, वहाँ पे कल्टीवेशन रेगुलरली नहीं होता है, 2 साल में 3 साल में एक बार 2 बार होता है। तो जिस साल वो वहाँ पे कल्टीवेशन होता है उस साल आपका नेट सोन एरिया बढ़ जाता है। ओके, सो एनीवेज the pattern of net sown area varies greatly from one state to another. Now here comes a question, you may go for this question which comes in exam too, why the net sown area varies from one part to other? Let me give you the answer. The net sown area vary from one place to another other because of the following reasons. हर एक रीजन का टॉपोग्राफी सेम नहीं होता है, तो the first point is topography. The areas having plain region have a good net sown area, whereas a state with most of its part under mountain do not have a same net sown area. For example, Himachal Pradesh and Odisha. Odisha is coming under a coastal region, whereas Himachal Pradesh is covered under the Himalayas. So we can't say that the net sown area will be same in Odisha and Himachal Pradesh. It cannot be, because Himachal Pradesh is a mountainous area whereas Odisha is a coastal region. So और क्या region है इसके लिए? Next region ये है, first one is topography, second one the climatic condition. Yes, the climatic condition is also not same. Why? The climatic condition is, for example, Kerala, it's a tropical state, whereas Jammu Kashmir is a subtropical state, that too having Himalayas which is having more height. तो जम्मू एंड कश्मीर बहुत ही बड़ा एरिया है, केरला उससे बहुत ही छोटा एरिया है, केरला का 4 टाइम्स बड़ा होगा जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका मतलब क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादा नेट सोन एरिया होना चाहिए, पर नहीं, जम्मू एंड कश्मीर इज़ नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ नेट सोन एरिया। फर्स्ट, ये तो एक अल्टीट्यूडनली बहुत हाइट एरिया में है, हिमालय है यहाँ पे, ऊपर से माउंटेन है यहाँ पे, ऊपर से आधा एरिया चाइना ले लिया है, आधा एरिया पाकिस्तान ले लिया है, यहाँ पे तो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स ही होते हैं, तो यहाँ पे कल्टीवेशन ज़्यादा कैसे हो सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है, नेक्स्ट कैटेगरी में आप देख सकते हो, नेक्स्ट कैटेगरी में केरला आता है। केरला इज़ ए पोलर, केरला इज़ ए ट्रॉपिकल स्टेट, तो यहाँ पे
आपको क्लाइमेट भी अच्छा रहता है, गुड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल भी होता है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन इज प्रॉपर इन दिस एरिया, सो वी कैन go for more net zone area in this area. So what I want to say, the second point is climatic condition. The climatic condition जिस जगह पे moderate हो, proper हो, वहाँ पे cultivation अच्छा होगा. Okay? Next, the next category is what? Next category is soil. Soil quality. आप अभी सॉइल के बारे में पढ़ोगे नेक्स्ट पार्ट में. सॉइल क्वालिटी अगर हर जगह का सेम नहीं होता है, जैसे कि डेजर्ट सॉइल, राजस्थान इज हैविंग मोस्ट ऑफ द पार्ट अंडर डेजर्ट सॉइल, but Rajasthan is a very big state. So can we say that why Tamil Nadu is having more net zone area and why being a bigger state Rajasthan का कम net zone area है? क्योंकि राजस्थान का सॉइल क्वालिटी कम है, सॉइल क्वालिटी अच्छा नहीं है, whereas तमिलनाडु का अच्छा है. तमिलनाडु is having red and yellow soil. It is also having alluvial soil. Okay, so soil quality is also a reason for the varied net zone area. So आपको अभी कितना पॉइंट मिल गया? आपको अभी 3 पॉइंट मिल गया. 3 पॉइंट क्या क्या है? 3 पॉइंट ये है. पहला पॉइंट ये है, मैं आपको बताती हूँ. पहला पॉइंट है आपका, यू कैन सी हियर, द फर्स्ट पॉइंट इज टॉपोग्राफी. ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज टॉपोग्राफी. नेक्स्ट पॉइंट इज सॉयल एंड द लास्ट वन इज क्लाइमेट. मैं आपको क्लाइमेट सेकेंड में बताई थी, यहाँ पे गलत कर दी. ओके, सो टॉपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल आर द 3 थिंग्स विच अफेक्ट द net zone area of a place. So coming to the next part, that is the forest area in the country is far lower than the desired 33%. देखो 1952 में एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाया गया था. उस फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत हर एक रीजन का, इंडिया का, इफ इंडिया इज अ रीजन देन इंडिया का एवरी रीजन 33% शुड बी अंडर द फॉरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल इंडिया का 33% ऑफ लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट. कैसे होगा? अगर एवरी स्टेट, हर एक स्टेट का 33% ऑफ लैंड इज अंडर फॉरेस्ट, तो ग्रेटर लेवल में, नेशनल लेवल में पूरा देश का 33% अंडर फॉरेस्ट है. तो उसके लिए हम कोशिश किए हैं, जिसके वजह से आप देख सकते हो 18.11 से 23.3 हमारा फॉरेस्ट का डेवलपमेंट हुआ है. फॉरेस्ट हैज इंक्रीज, द फॉरेस्ट रेशियो हैज इंक्रीज. ओके, सो it was considered essential for the maintenance for the ecological balance, the livelihood of millions people who live on this land. Okay, so you can see many people who live in the forest, they are dependent upon the forest. Okay, so many people who live in the forest, the tribal people, they are dependent upon the forest for their products and all. So a part of the land is termed as a wasteland and the land put to other non-agricultural uses. वेस्टलैंड क्या है? ओके, सो ए पार्ट ऑफ लैंड इज टर्म्ड एज वेस्टलैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस. वेस्टलैंड ये है कि जहाँ पे जो यूज़ ही नहीं होता है, किसी भी काम में यूज़ नहीं आता है. आप देखे होंगे आपके लोकेलिटी में लोग अपने मन से ही डस्टबिन बना लेते हैं. डस्टबिन होता है बट पीपल बाय थ्रोइंग, एक जगह पे गार्बेज थ्रो करके वो जगह को वो लोग क्या करेंगे, डस्टबिन बना ही लेंगे. तो वो ग्रेजुअली, मतलब टाइम के साथ साथ कुछ सालों बाद वो बन जाएगा, एक वेस्टलैंड ही बन जाएगा. वहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता. एक अच्छा खासा एरिया को लोग खराब कर लेते हैं. तो यहाँ पे वेस्टलैंड कैन इंक्लूड रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस इंक्लूड सेटलमेंट्स, रोड, रेलवेज, इंडस्ट्री एक्सेट्रा. So continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measure to conserve and manage it has resulted in land degradation. This is in turn has serious repercussions on society and the environment. So हमारा जो next part हम पढ़ेंगे वो है हमारा land degradation. मतलब क्या है? यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ. land degradation, आप देखो land degradation, land एक वर्ड है, d एक वर्ड है, gradation एक वर्ड है. आप जब दूसरे से, अभी आप क्लास 10 में हो, आप क्लास 9 में थे, क्लास 10 में आए, तो ये आपका क्या हुआ? अपग्रेडेशन हुआ. अगर आप क्लास 9 से 8 में जाते तो वो आपका क्या होता? डिग्रेडेशन होता. तो यहाँ पे लैंड का भी डिग्रेडेशन होता है, मतलब उसका जो लेवल यहाँ पे था वो लेवल घट जाता है. व्हेन द लेवल डिक्रीजेस इट इज कॉल्ड एज डिग्रेडेशन. तो ये डिग्रेडेशन क्यों होता है? लैंड डिग्रेडेशन, यहाँ पे डेफिनेशन बहुत अच्छे से दिया है ये एरिया पे. सो लैंड डिग्रेडेशन इज अ कॉन्सेप्ट इन व्हिच द क्वालिटी ऑफ द लैंड इज डिग्रेडेड. क्वालिटी बिकम्स पुअर. व्हाई? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी. आप किसी को, अगर आपके लिए कोई समथिंग यू यूज़, आप अपनी मोबाइल यूज़ करते हो,
अगर आप मोबाइल का केयर नहीं करोगे, चार्ज नहीं करोगे, उसको बहुत रफली हैंडल करोगे, तो मोबाइल ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, इट विल ब्रेक डाउन, वो बंद हो जाएगा या फिर कुछ भी हो सकता है उसमें, इट विल बी डेड। लेकिन आप अगर प्रॉपरली केयर करते हो, किसी भी चीज़ का प्रॉपर केयर करते हो, तो वो ज़्यादा दिन तक लास्टिंग करता है। सिमिलरली यहाँ पे लैंड है, अगर लैंड आपको बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन एक्टिविटी कैन नॉट बी देयर, आप ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में सोच ही नहीं सकते अगर लैंड नहीं रहेगा, तो फिर उसके लिए आपको लैंड का केयर करना चाहिए कि नहीं। सो द लैंड शुड बी टेकन प्रॉपर केयर, लेकिन हम नहीं करते। तो यहाँ पे लेट अस स्टडी, ये जो पोर्शन है हमारा, ये पोर्शन में हम पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन क्यों होता है और लैंड डिग्रेडेशन को हम कैसे चेक करेंगे। सो लेट अस गो। So you can see we have shared our land with the past generations and we also have to share our land with our future generation. बस ऐसा नहीं कि आप अपने पास्ट से लेके आए हो आपके फ्यूचर को दोगे, आप अपने पास्ट से जिस क्वालिटी में लैंड को लेके आए थे उसी क्वालिटी में आपको हैंड ओवर भी करना है आपके फ्यूचर को, उसको ख़राब करके नहीं देना है, क्योंकि अगर आप उसको ख़राब करके दोगे आपके फ्यूचर जनरेशन ही ट्रबल में रहेंगे। सो ऐसा नहीं कि मतलब बस फ्यूचर जनरेशन के लिए पैसा रखेंगे तो ही सही है, नहीं, यू हैव टू प्रिजर्व योर लैंड, योर नेचुरल रिसोर्स, योर सॉइल, योर वाटर, योर मिनरल्स, एवरीथिंग फॉर योर फ्यूचर जनरेशन। बस पैसा रखोगे तो कुछ नहीं हो सकता। सो नाउ अभी आप देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लैंड। ऑफ कोर्स every human activity is possible or it takes place on the land. Human activities have not only brought about degradation of land, और क्या किए हैं, degradation तो लाए उसके साथ साथ और क्या किए हैं, but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to the land. मतलब हम खुद तो लैंड को हमारे एक्टिविटी के वजह से तो लैंड डिग्रेड हो ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ हमारा एक्टिविटी इतना ज़्यादा भयंकर हो गया है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, हमारे एक्टिविटी की वजह से नेचुरल कैलेमिटीज भी हो रहे हैं जो खुद हमारे लिए एक डेंजर है। मतलब बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज नेचुरल कैलेमिटीज आर ऑकरिंग विच आर ऑल्सो हैम्परिंग द लैंड क्वालिटी, which are also degrading the land. So the land is getting degraded due to human activity, first thing. Second, human activity की वजह से जो natural calamities हो रहे हैं उसके वजह से भी land degrade हो रहे हैं. So let us see क्या हो रहा है. So some of the human activities such as deforestation. So my dear students, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है इसको. Okay, you have to write this. How you will write? You will write in one side. ये ऐसे लिखोगे. इस साइड पे आप लिखोगे causes, causes, और यहाँ पे how to conserve, conserve. Okay. So now let us see. So let us write here. Okay. I can take you here. Here we are writing this. So this is our causes. Here we will write the causes. Okay. So what are the causes of this? Here we have to write the second one, that is conservation. Conservation. Okay. How we can conserve it. How we can conserve the land. So let us come here. This part we have to write. The first one. The first one is deforestation. Due to deforestation, the land is getting degraded. हम ग्रेजुअली लैंड डिग्रेड करते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. आप फॉरेस्ट कट डाउन करोगे तो लैंड डिग्रेड होगा कि नहीं. द ट्री इज होल्डिंग द सॉइल, जिसकी वजह से लैंड प्रोटेक्ट होके रहा है. आप डिफॉरेस्टेशन कर दिए, वहाँ पे आपको बिल्डिंग बनाना है, वहाँ पे आपको रोड बनाना है, वहाँ पे आपको माइनिंग करना है, तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. नेक्स्ट कैटेगरी में आपका क्या आएगा, नेक्स्ट कैटेगरी में आपका आएगा माइनिंग. आप जहाँ पे माइनिंग करते हो वहाँ पे आप क्या करते हो, एक बहुत बड़ा एरिया होगा जिसको आप माइनिंग साइट में कन्वर्ट कर लेते हो. एक बार वो माइनिंग ख़त्म हो जाए तो वहाँ पे क्या करोगे, आप उस जगह को वैसे ही छोड़ के आ जाते हो. यहाँ पे लिखा हुआ है अबेंडन. ये जो अबेंडन एरिया लिखा हुआ है उसका मतलब वही है, माइनिंग साइट्स आर अबेंडन आफ्टर द एक्सकवेशन वर्क इज कंप्लीट. आपका काम खत्म हो, आप वो बड़े बड़े होल्स, बहुत बड़े बड़े होल्स वहाँ पे हो जाते, उसको छोड़ के आ जाते हो. आपने कभी बालू में घर बनाया है,
अगर आप बनाए होंगे तो आप देखे होंगे, बहुत बड़ा जब घर हो जाता है ऊपर में वो पतला हो जाता है अगर लेयर, आप धीरे धीरे हाथ से घर बनाते हो, अगर वो घर बनाने के बाद धीरे धीरे क्या होता है वो नीचे वाला ऊपर वाला पोर्शन छोटा हो जाता है, मतलब लेयर अगर पतला हो जाता है ऊपर का लेयर तो वो गिर जाता है वहाँ पे। बस वही होता है यहाँ पे भी। यहाँ पे अगर आप उसको प्रॉपरली बहुत बड़ा एरिया से आप माइनिंग करके ले आए और वो एरिया को वैसे ही छोड़ दिए तो ग्रेजुअली बाद में क्या होगा, वो एरिया धंस जाएगा, पूरा एरिया कोलैप्स कर जाता है। सो उसको हम कैसे कंजर्व करेंगे, आई विल से यू दैट। सो नेक्स्ट हियर यू कैन सी हियर दिस पार्ट, माइनिंग हो गया। नेक्स्ट कैटेगरी में हमारा क्या है, नेक्स्ट कैटेगरी में आपको मिलेगा ओवर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग इतना ज़्यादा करते हैं एनिमल्स, उसके वजह से भी क्या होता है, अगर एक एरिया को आप कॉन्स्टेंटली ग्रेजिंग लैंड करके रखे हो तो वो भी एनिमल्स इतना खाते, घास थोड़ा उगेगा एनिमल जाके उसको खा लेंगे, तो वहाँ पे ग्रास बढ़ेगा नहीं तो कैसे वहाँ पे लैंड का प्रोटेक्शन होगा। सॉइल जब अब घास निकलता है उसके साथ साथ कुछ सॉइल भी निकलता है, तो ग्रेजिंग लैंड को हमको चेंज करना चाहिए ईयरली, मतलब 2 साल में ग्रेजिंग लैंड को हमको चेंज करना चाहिए। सो नेक्स्ट कैटेगरी में क्या आता है ओवरग्रेजिंग के बाद, ओवरग्रेजिंग के बाद नेक्स्ट कैटेगरी में आपका आएगा ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन देन क्या आएगा आपका, नेक्स्ट आएगा आपका वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल, डिस्पोजल, ओके। सो नाउ लेट मी से यू द सेम थिंग हियर, how we can check it. Deforestation can be checked by afforestation. Okay. Mining, the जो abandoned mining area है that should be converted as sand fill होना चाहिए, वहाँ पे sand filling होना चाहिए, या फिर that should be converted as what, that should be converted as your फॉरेस्ट, और फिर यस वी कैन गो फॉर द फॉरेस्ट देयर, या फिर वो जो बड़े बड़े से होल है उसको आप वाटर स्टोरेज एरिया कर सकते हो। वाटर स्टोरेज, आई शुड गो फॉर द यस water storage, okay, so that we can go here. So this one let me little bit okay, so you can see here this one water storage is done. Next category is what, next category है आपका overgrazing. So उसके लिए आपको क्या करना है, grazing land should be changed, grazing lands should be grazing lands should be changed in 2 years. हर 2 साल में आप ग्रेजिंग लैंड चेंज करोगे। वेस्ट नेक्स्ट है आपका ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन कैसे चेक करोगे, ओवर इरिगेशन चेक करोगे बाई प्रॉपर इरिगेशन मेथड, प्रॉपर इरिगेशन मेथड, इरिगेशन मेथड, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है वेस्ट डिस्पोजल, प्रॉपर डिस्पोजल। सो लेट मी टेल यू हियर, let me make you understand here, okay, so now let us go with this. अब देखो माइनिंग के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। माइनिंग के वजह से जिस जगह पे माइनिंग होता है, कौन कौन से स्टेट, छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, झारखंड, उड़ीसा, ये सारे जगह पे माइनिंग के वजह से डिफोरेस्टेशन किया जाता है, और वहाँ पे उस एरिया को अबेंडन करने के बाद वो लैंड डिग्रेडेशन लेता है, तो वहाँ पे उस माइनिंग एरिया को अबेंडन करके नहीं आना है। आफ्टर द माइनिंग वर्क इज डन, वो बड़ा सा एरिया को आप एक स्विमिंग पूल कर सकते हो, नॉट ए स्विमिंग पूल एग्जैक्टली, आप उसको क्या कर सकते हो, वाटर स्टोरेज, मतलब बड़ा सा एरिया में वाटर स्टोर कर सकते हो, क्योंकि हमें वाटर का भी शॉर्टेज होता है, तो यू कैन स्टोर द रेन वाटर देयर। पैसा लगेगा बट इट विल बी हेल्पफुल। या फिर उस जगह पे आप फॉरेस्ट कर सकते हो, या फिर वो जो बड़ा सा होल है उसको आप सैंड फिलिंग कर सकते हो। सो ये कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग कहाँ पे होता है, ओवरग्रेजिंग होता है आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ओवरग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। आपको इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, नेम द स्टेट वेयर ओवरग्रेजिंग इज अ रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन, सो यू हैव टू राइट। सो ये स्टेट आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस जगह पे जो ओवरग्रेजिंग की वजह से होता है, तो हम क्या करेंगे, द ग्रेजिंग लैंड हैज टू बी चेंज्ड इन 2 years।
हर 2 साल में आपको थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट. सो इट शुड बी चेंज विद इन 2 years. नेक्स्ट वन इज ओवर इरीगेशन. सो ओवर इरीगेशन कहाँ पे होता है? पंजाब हरियाणा जैसे जगह पे ओवर इरीगेशन आपका होता है. यू सी पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी ओवर इरीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन. क्यों? आप क्या करोगे? पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डालोगे किस में? क्रॉप में, और उसमें पानी डालोगे. अब क्या हुआ? राइस क्या करता है? राइस में पानी, वाटर इज लॉक्ड इन द फील्ड. सो इन द राइस फील्ड यू सी द पेस्टिसाइड इज मिक्सड विद द वाटर एंड इट इज स्टक इन द लैंड. तो आप खुद सोचो, पेस्टिसाइड मिक्स्ड विथ द वाटर लॉगिंग, जहाँ जिसमें पेस्टिसाइड मिक्स है वो एक पॉइजनस वाटर है, और वही वाटर अगर लैंड में स्टक होकर रह गया तो लैंड का क्वालिटी खराब होगा ही होगा. इसका बेस्ट एग्जांपल ये है, आप अपने कपड़ों को सर्फ, 1 चम्मच अच्छे से सर्फ डाल देना और उसमें सोक करके रख देना. नया कपड़े को पूरा 1 चम्मच सर्फ डाल के उसको 5 दिन तक सोक करके रख देना. 5 दिन के बाद जब आप उसको उठाओगे तो उसका कलर फेड कर गया होगा. सिमिलरली लैंड के साथ भी होता है. जब आप फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सब डाल के वो पानी को स्टक करके रख लोगे, वहाँ पे पूरा वाटर लॉगिंग हो गया है, क्योंकि हमारे राइस खेतों को पानी चाहिए नहीं, तो उस पर आपको क्या करना चाहिए? प्रॉपर इरिगेशन मेथड अपनाना चाहिए. प्रॉपर इरिगेशन मेथड क्या है? प्रॉपर इरिगेशन मेथड ये है, स्प्रिंकलर इरिगेशन करो. दिन भर इरिगेशन वहाँ पे रहेगा, लेकिन स्प्रिंकलर, सो दैट राइस के जो जड़ों को पानी मिलेगा लेकिन वाटर स्टक नहीं होगा. और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ज़्यादा यूज़ मत करो, क्योंकि पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ज़्यादा यूज़ होने से लैंड भी डिग्रेड करता है. विलेज पालमपुर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट. सो इस पे आप क्या कर सकते हो? नेचुरल मैन्योर यूज़ करो. इंस्टेड ऑफ द पेस्टिसाइड्स केमिकल्स यू शुड यूज़ द नेचुरल मैन्योर्स. नेक्स्ट वन, द लास्ट वन, दैट इज वेस्ट डिस्पोजल. सो यहाँ पे लिखा नहीं गया है वेस्ट डिस्पोजल, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एट द वेस्ट बिकम मेजर सोर्सेज ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अर्बन वेस्ट पानी में फेंक दो. आप अपनी लोकेलिटी में जो केनल्स है, स्वेरेज है, आपका वो स्वेरेज जाके रिवर में मिला होगा. स्वेरेज को रिवर में क्यों मिलाते हो? बस ये वाटर है वो वाटर है? नहीं, इसमें इतने गंदे रहते हैं. आप देखो बहुत सारे रिवर्स है, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे रिवर पोल्यूशन को कैसे चेक किया जाता है. सो आप खुद सोचो, रिवर इज गेटिंग पोल्यूटेड, और वहाँ पे उस रिवर को हु इज गेटिंग, उसको पोल्यूटेड करता कौन है? अर्बन वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सारे वेस्ट को लेके रिवर में डाल देते, जिसके वजह से क्या होता है? रिवर गंदगी में भरा हुआ रहता है, और वही लैंड डिग्रेडेशन को भी लीड करता है. सो प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए. प्रॉपर डिस्पोजल आप कैसे करोगे? जो भी आपको वेस्ट फेंकना है उसको पहले रिफाइन करो, फिर फेंको, पहला चीज़. नेक्स्ट क्या है? उसको पानी में फेंको ही मत. एक एरिया बनाओ जहाँ पे वो गंदगी को फेंका जाएगा और उसको वहाँ पे बर्न कर दिया जाएगा, सो दैट वो स्प्रेड नहीं होगा. ओके, सो ये हम कर सकते हैं. और ये जो एरिया है यहाँ पे आपको वो बताया है कंजर्वेशन मेथड, जो हमने यहाँ पे लिखा है. क्या है कंजर्वेशन मेथड? एफोरेस्टेशन, मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, नेक्स्ट प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट. ये बहुत सारी जगह पे आप शेल्टर बेल्ट बना सकते हो, सो दैट वहाँ पे सैंड बहुत स्पीडी नहीं आएगा, और वहाँ पे आप चेक कर सकते हो उसको. नेक्स्ट क्या है? ओवरग्रेजिंग, स्टेबिलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून बाय ग्रोइंग थोनी बुशेस एंड सम ऑफ द मेथड्स टू चेक द लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज. You can get question from here also, one more question, to suggest or write down the names, write down the methods of land conservation in the sandy areas or in the desert areas. So proper management of wasteland, जो भी वेस्ट लैंड है उसको प्रॉपरली मैनेज करो. वहाँ पे कुछ बनाया जा सकता है, कन्वर्ट कर सकते हो आप, वेस्ट लैंड को कन्वर्ट कर सकते हो. आपके पास टेक्नोलॉजी है सिर्फ पेस्टिसाइड के लिए क्या? आप वेस्ट लैंड को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो गार्डन में, उसके बारे में सोचो. टेक्नोलॉजी इज देयर. सो देन क्या है? कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, प्रॉपर डिस्चार्ज और डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस द लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन द इंडस्ट्रियल एंड suburban areas. So with this we came to an end of the land degradation and conservation. So kindly read the portion properly, and कहीं पे भी आपको अगर डाउट है you can give me a comment in the comment box. आपको कहीं पे डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपको आंसर चाहिए या कुछ भी, so you can give your doubts and your feedback in the comment box. Okay, so have a nice time and wait for the next part, the 4th part or the last part of this chapter, which I'm going to upload very soon. Have a nice time. Please subscribe to my channel if you haven't subscribed the channel yet. Have a good day.